नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि पीरियोडिक टेस्ट जो होते हैं इंस्टीट्यूट के अंदर, कोचिंग के अंदर, जेईई एग्जाम की तैयारी करते समय उसमें कैसे हम लोग को परफॉर्म करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। आज हमारे साथ डीवी सिंह सर हैं जो आईटी फिजिक्स क्लासेस लेते हैं, कोटा में बहुत ही सीनियर फैकल्टी हैं। मैं वीके सर हूँ, आईटी मैथमेटिक्स की क्लासेस लेता हूँ मैं। आज हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि टेस्ट के दौरान या टेस्ट के पहले बच्चों को किस तरीके से अपने आप को मैनेज करना चाहिए, पेरेंट्स को क्या योगदान रहेगा। सर नमस्ते। सर आज हम लोग ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि टेस्ट के अंदर जो बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं, जैसे कि कल टेस्ट होने वाला है, उसके एक दो दिन पहले टेस्ट होने वाला है, बेहोश हो जाते हैं, तो उसके पहले मतलब बहुत परेशान हो जाते हैं वो, और वो उनकी हरकतें जो हैं, पेरेंट्स जो उनके अगर साथ रहते हैं तो देख करके वो भी हैरान होते हैं कि क्या हो रहा है, कल टेस्ट दे भी पाएगा नहीं दे पाएगा, प्रेशर बढ़ जाता है और उनको ढंग से नींद भी बच्चा नहीं ले पाता है। तो ये पूरी साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा हमें बताएं कि किस तरीके से बच्चे को मैनेज करना चाहिए। बेसिकली सर इसमें क्या है कि ये पीरियोडिक टेस्ट चाहे रिव्यू टेस्ट जो हो रहा है कोचिंग में या इंडिविजुअल में, इस पर स्ट्रेस में बच्चा कैसे आता है, तो उसका 3 फैक्टर है। 1 फैक्टर क्या है कि भाई उसका पढ़ने का पैटर्न जो है ना या तो गलत है। क्यों पैटर्न गलत मानते हैं कि मान लीजिए कि वो आपने क्वेश्चन दिया, जैसे एवरेज अपन 30 क्वेश्चन देते हैं ना, तो 30 क्वेश्चन जब लेकर के वो बैठता है तो सिलसिलेवार ढंग से बनाता है 1-1, और वह एक सवाल बनाया उससे 3 बार क्वेश्चन का आंसर देखता है। इसी के दौरान मतलब क्वेश्चन एक सॉल्व किया तुरंत आंसर देख रहा है? नहीं, सोल्व करने के दरमियान भी 2 बार उसको आंसर देख लेता है कि मैं राइट डायरेक्शन में जा रहा हूँ कि रॉन्ग में जा रहा हूँ। वो उससे एक तो टाइम खराब होता है उसका, और दूसरा क्या है कि उसको कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि हम कर क्या रहे हैं। तो बेसिकली इससे बचने से क्या उपाय है, तो 30 क्वेश्चन है, तो आप 30 क्वेश्चन में कितना हार्ड डालते होंगे, अधिक से अधिक 7 क्वेश्चन, तो उसको लल्लू टाइप का क्वेश्चन उसमें चुनना चाहिए। मान लीजिए 23 क्वेश्चन चूज कर लिया, ये मैं बना सकता हूं, और विदाउट आंसर देखे हुए उस 50% कम से कम 15 क्वेश्चन विदाउट आंसर देखे हुए उसको क्या करना चाहिए, उसको सोल्व करना चाहिए, और उस 15 क्वेश्चन का आंसर देखना चाहिए। अच्छा, और उसमें जो गलतियां हुई 1-2, उसका वह क्या करना चाहिए कि उसका जो है पता करना चाहिए कि क्या गलती हमसे हुई। देन आफ्टर दैट जो सवाल बना है अनलिमिटेड टाइम में, मतलब जो सेकंड राउंड आप एग्जाम ले रहे हैं उसके अंदर, हाँ, उसमें खूब सारा टाइम दे करके उसको सोल्व करना। कारण क्या कि लर्निंग प्रोसेस ये नहीं है जो 15 क्वेश्चन बन गए, ये तो पेपर में बन जाएंगे। ये पता हो गया कि हम 15 क्वेश्चन लल्लू टाइप चुनना सीख लिए और पेपर में मैं बना दूंगा, और ये जो 15 क्वेश्चन है ये आपका क्या है, डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, आपका जो है फंडामेंटल ठीक कर देगा। ठीक कर देगा। और इसमें कुछ भी आप करो, टाइम कितना भी दो, उस पर पेरेंट्स क्या करता है, दबाव डालता है कि तुमने बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, तो लर्निंग प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा अगर वो टाइम नहीं देगा एक्स्ट्रा। तो और ये मैंने देखा है कि जो बच्चे बहुत बार आंसर देख करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो आपने देखा होगा एक खास टाइप ऑफ क्वेश्चन जेईई में आता है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, वो तो पूरा ही ब्लैंक छोड़ देते हैं, उसमें कोई गाइडेंस नहीं रहती है। गाइडेंस नहीं, तो उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में तो बच्चों को काफी दिक्कत होगी जो आंसर के साथ सॉल्व कर रहे हैं। तो आपने बहुत अच्छा बात बताई। ये मैं बता रहा हूँ, जो सिलेक्ट होता है बच्चा, उसको आप बोलिएगा कि यार तुम इसका आंसर देखा था, तो सर मैंने नहीं देखा, और बहुत सा सॉल्यूशन अगर कहिएगा इसका सॉल्यूशन देख तो वो अच्छा नहीं लगता। वो आपको चाहता है कि खुद बोले, थोड़ा हिंट कर दीजिए, मैं सर खुद अटेम्प्ट करना, ये कहता है, वो सिलेक्ट तो जरूर होता है। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कि बच्चा क्या करता है कि उसका दोस्त है और वो पढ़ता नहीं है, उसको नंबर ज्यादा आ गया, तो टुक्का पता करता है कि बिना पढ़े एग्जाम दिया, टुक्का मारा, नंबर ज्यादा आ गया, एक आध चैप्टर हुआ रहता है, तो ये पढ़ाई छोड़ करके टुक्का मारना शुरू कर देता है। अच्छा, ये कुछ अच्छे बच्चे भी करते हैं। ओके, तो अगर उसको नंबर ज्यादा आ रहा है तो ये अब रिवीजन नहीं करेगा, तरीका बेटर नहीं अपना कर, और उसका तरीका अपना लेगा कि मम्मी हम तो पढ़ कर गए थे, हमको नंबर नहीं आया, मेरा दोस्त बिना पढ़े चला गया, मेरे से अधिक नंबर आ गया। तो ये तो मैंने बकवास बच्चे होते हैं, ये मैथोलॉजी टाइप के चीजों पे चला गया बच्चा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वह जानना जरूरी है कि तीसरा पॉइंट है कि एग्जामिनेशन का बहुत सा बच्चा को फोबिया होता है कि एग्जाम से हड़बड़ाहट होने लगेगी जब एग्जामिनेशन शुरू हो रहा है, तो उसको पेरेंट्स को पॉजिटिव रखना चाहिए कि भाई एग्जामिनेशन में तेरे को 0 नंबर आए चाहे 5 नंबर आए, उससे कोई लेना देना नहीं, तुम एग्जामिनेशन को कूल दे कर आना, और मैं तेरे को कोई डांट डपट नहीं लगाऊंगा, किसी से मैं कंपेयर नहीं करूंगा।
तो ये चीज आपको सर मैं बता रहा हूं कि ये पेरेंट्स भी एक दबाव बनाते हैं कि तेरे को नंबर ही नहीं आ रहे हैं। तो नंबर देखिए, सेलेक्ट जो बच्चा होता है उसको ऐसे तो नंबर आता नहीं है, कभी घटता है कभी बढ़ता है, एक लोअर और अपर एक गैप होता है, इसके रेंज में उसको नंबर आते हैं। तो ये 2-3 चीज पर अगर बच्चा ध्यान दे सर तो एक्चुअल में उसको नंबर आना शुरू हो जाएगा। हाँ, 1-2 टेस्ट लगेगा, 2-3 टेस्ट लगेगा, और किसी एक पेपर में अगर नंबर बहुत कम आ गया तो उसे हड़बड़ाना नहीं चाहिए, वह ठीक है, अगला बार सुधर जाएगा। सर एक बात और हमने देखा है कि जैसे कि बच्चे टेस्ट देने के बाद जब रिजल्ट आता है तो पेरेंट्स जब देखते हैं कि काफ़ी नेगेटिव मार्किंग आ गई है तो बच्चा ये एक रीज़न देता है कि मेरे टेस्ट के दौरान काफ़ी सिली मिस्टेक हो गया। नहीं, ये सिली मिस्टेक क्या होता है, मतलब इसको आप समझा सकते हैं? जी, सिली मिस्टेक क्या होता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिली मिस्टेक को लेकिन टाइप में बांटना पड़ेगा। एक तो सिली मिस्टेक होता है जो इंटेलिजेंट बच्चों में होता है, जो रैंक ला रहे हैं, जैसे 20-40 ऐसे रैंक लाने वाले, 5 सेकेंड फर्स्ट, ऐसे में भी सिली मिस्टेक होता है। उनका क्या कारण है कि वो लिखते यहाँ पर है, अगर वो लिखते यहाँ पर है, लेकिन लिखते यहाँ पर है, लेकिन वह क्या करते हैं, सोचते यहाँ पर है। बात आप समझ रहे हैं? लिख रहे हैं यहाँ पर और सोच रहे हैं 2 स्टेप आगे का। हाँ, 2-3 स्टेप आगे। तो वो क्या होता है, कभी कभी 2-3 स्टेप जो आगे सोच रहे हैं वही यहाँ पुट कर देते हैं। तो एक सिली मिस्टेक ये होता है जो टॉपर्स में होते हैं। ये इनको क्या करना चाहिए, इस तरह के सिली मिस्टेक से बचने के लिए छोटा छोटा सवाल 20 क्वेश्चन हर संडे को लेकर बनाना चाहिए फास्ट। अगर वह मान लीजिए कि वह 1 मिनट का सवाल है, टॉपर है, तो अगर मान लीजिए वह सवाल 1 मिनट का उठाया तो 50 सेकंड में सोल्व करे। इतना हाई स्पीड से सोल्व करे कि उसकी जो स्पीड है लिखने का और वह सोचने का कोइंसाइड कर जाए। और ये 4-5 पेपर जब होगा तो उसके बाद जो है वह आ जाता है, बराबर में आ जाता है लगता है। तो सिली मिस्टेक तो कॉन्सेप्चुअल भी हो सकता है, फॉर्मूला दूसरा आपने इस्तेमाल कर लिया। हाँ, दूसरा क्या है कि बच्चा को कंसेप्ट नहीं रहता है और वह क्या करता है कि ऑप्शन देख करके इधर उधर करके टिक कर देता है, तो वह सिली मिस्टेक डेंजरस है। उससे बचने का उपाय है कि भाई आप जो जानते हैं, जो कंसेप्ट जानते हैं, उस कंसेप्ट से सोल्व करके आप सवाल बनाएं। तीसरा सिली मिस्टेक का कारण क्या है कि तीसरा जो सिली मिस्टेक का मेन जो कारण होता है, जो जनरल बच्चों में पाया जाता है, वह जो सिली मिस्टेक का कारण क्या है कि लड़का को सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं रहता है और भाई गया सवाल देखा और वो देखने लेता है, वो ये बी मार देते हैं 4 में, सी 6 में मार देते हैं, तो बीबी मारेंगे तो अगला पेपर में बीबी में 4 आ गए थे, तो इसमें भी टकरा जाएगा। तो ये तो एक्सक्यूज है एक तरीके से। ये अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब एक्सक्यूज दे रहे हैं पेरेंट्स को, सिली मिस्टेक हो गया, बट एक्चुअल में उन्होंने ढंग से अटेम्प्ट ही नहीं किया, ऑनेस्ट नहीं है पेपर के दौरान, प्रिपरेशन के अच्छा दरमियान, तो इस कारण से भी प्रॉब्लम, प्रॉपर रिवीजन नहीं है उनको। ओके सर, एक चीज और हमने देखा है कि जो पीरियोडिक टेस्ट होते हैं आपके, है ना, उसके बाद बच्चे एनालाइज टेस्ट पेपर को ढंग से नहीं करते हैं, है ना। तो जितना टेस्ट में टाइम लगता है और जो एनालिसिस का टाइम लगता है, मतलब क्या ऐसे थोड़ी नहीं होता है कि कोई पेपर दिया तुरंत 10 मिनट देख लिया कि हाँ ये गलतियां हो गई, ये एनालिसिस होता है? नहीं, थोड़ा आप डिटेल बताएं। नहीं, जैसे कोई भी पेपर जो बच्चा सिलेक्ट होता है, एक्चुअल में जो पेपर देता है, अगर वो पेपर 3 आवर्स का है तो मैं आपको ताजुब होगा सर कि बच्चा से रियल जब एनालिसिस करता है तो उसको 3 आवर्स से ज्यादा समय लगता है, 5 आवर्स 6 आवर्स लग जाता है। कितने तो बच्चे क्या करते हैं, एक दिन फिजिक्स में काम करते हैं, एक दिन फिजिक्स का काम कर लिए, दूसरा दिन केमिस्ट्री मैथ का एनालाइज किए। तो एनालिसिस जब पेपर का चलता है ना, तो उसमें बच्चा जो रियल है वह 3रा नंबर सवाल नहीं बना और 4था नंबर गलत हुआ, तो क्यों हुआ और क्यों नहीं बना, तो उसका कंसेप्ट ढूंढते हैं, उस कंसेप्ट को प्रॉपर रिवाइज करते हैं और अगला पेपर में जज करते हैं कि भाई यह जो कंसेप्ट मैंने रिवाइज किया था इस पेपर में नहीं बना था, उसमें बना कि नहीं, और नहीं बना तो फिर उसको एनालिसिस करते हैं। तो इसमें टाइम टेकिंग होता है और सिलेक्शन के लिए पेपर 1 घंटे का है तो एनालिसिस उससे ज्यादा घंटे का, मिनिमम 1.5 घंटे का हो सकता है, होना ही चाहिए। हाँ, तब जाकर फायदा होगा। नहीं तो वो एनालिसिस से कोई फायदा नहीं कि ऐसे पलट लिए आंसर मिला लिए, और उसी से डेवलपमेंट होता है एक्चुअल में, सेल्फ डेवलपमेंट। और मेरे हिसाब से जैसे कि सर एक काम और बच्चे करते हैं कि शॉर्ट नोट्स बनाते हैं एग्जाम के पहले कि भाई बहुत सारे टॉपिक हो गए हैं, बहुत सारे फॉर्मूले इकट्ठे हो गए हैं, तो थोड़ा बता सकते हैं कि शॉर्ट नोट्स बच्चों को कैसे बनाना चाहिए,
कब बनाना चाहिए, मतलब जी। क्लास के दौरान ही बना लें या पूरा सेशन खत्म हो जाए तब एक बार शॉर्ट नोट्स बनाए, कैसे बनाना चाहिए? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि शॉर्ट नोट्स तो बनाना चाहिए, कब बनाना चाहिए? तो मेरे अनुसार शॉर्ट नोट्स क्या होना चाहिए, एक चैप्टर में दो तीन पेज का होना चाहिए अधिक से अधिक। हाँ, मतलब ऐसा ना हो कि वो भी नोट्स के बराबर का हो नोट्स जाए। के बराबर हो जाए। तो उसमें क्या आना चाहिए, जैसे आप कोई आपने होमवर्क दिया और आज का होमवर्क 30 है, तो 30 क्वेश्चन में कौन फॉर्मूला था जो ऐसे ही याद रहता है और कौन फॉर्मूला हमको देखना पड़ा था, उसको तो लिख लेना चाहिए शॉर्ट नोट्स में। दूसरा, कुछ एक ऐसे कॉम्प्लिकेटेड आप कंसेप्ट बताए जो भूल सकता है बच्चा, तो भूल सकता है तो उसको लिख लेना चाहिए बस। मैंने एक 30 क्वेश्चन में जो यूज हो रहा है जो चीज, उसको वहां लिख लेना चाहिए। और वो 30 क्वेश्चन एक 5 लेक्चर का अगर वो चैप्टर है तो अधिक से अधिक वो आधा पेज का होना चाहिए, आधा पेज मिलकर के 2-3 पेज में वो शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जैसे कि चैप्टर एक खत्म हुआ उसी दौरान इसका बन जाना चाहिए शॉर्ट नोट। ये नहीं कि चैप्टर आज खत्म हुआ और 6 महीने बाद नहीं तो उसको पता नहीं तो गलत है। तो हो सकता है कि बहुत सारी चीजें टीचर ने बताई है और नहीं बताई है और आप उसको कहीं नोट कर लेते तो आपको फायदा होता, वो आप मिस कर जाएंगे। मिस कर जाइएगा, ये तो एकदम सही बात बोल रहे हैं सर। और ये तो आपने बता ही दिया कि उसको 3-4 पेज से ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, है ना। और मोनली जो उसमें भूल जाने वाली जो बातें हैं कि जो आप भूल सकते हो उन्हीं को इसमें इकट्ठा बस पूरा आप उसको एक डॉक्यूमेंटेशन ना बनाए पूरी चीजों का। नहीं वो तो कोई फायदा नहीं। हाँ, कोई मीनिंगलेस है, आप रिवाइज नहीं कर पाइएगा प्रॉपर वे में। और सर ये हमने देखा है कि बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, तो प्रिपरेशन में ये जो पेरेंट्स हैं किस तरीके से मदद कर सकते हैं बच्चों को डे टू डे लेवल पे कि भाई क्या वो करें जिससे कि उनके प्रिपरेशन बेहतर हो, थोड़ा भी साइंस जानते हैं तो किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं आज के डेट में, पहले तो नहीं होते थे इतना माने एजुकेटेड, लेकिन आज के डेट में है कि उन साइंस बैकग्राउंड का है, कोई केमिस्ट्री का है, कोई फिजिक्स का है, मैथ का, तो बेसिक तीनों चीज आता है उसको। तो वह पेरेंट्स माने मम्मी या पापा अगर चाहते हैं कि बच्चा को रियली बेनिफिट हो हमारे से, तो उनको क्या करना चाहिए कि जैसे अब सर कोई भी टीचर पढ़ाता है तो वो जो इलस्ट्रेशंस कराते हैं, जो एग्जाम्पल्स कराते हैं, वो बेस्ट होता है। हाँ, और टीचर तो बहुत अच्छे एग्जांपल्स देते हैं क्लास में। बेस्ट होता है, उससे अच्छा कोई नहीं होता है। और पेपर तो ये जो इलस्ट्रेशन है उसमें टीचर क्या करता है, सॉल्यूशन उसको लिखता है, तो नोट्स में बच्चा का सॉल्यूशन रहता है। तो उस क्वेश्चन को आप हर लेक्चर का निकाल कर बाहर कर दो। जैसे इलस्ट्रेशन आपने 20 कराया तो 20 क्वेश्चन को सिर्फ बाहर निकाल लो, पेरेंट्स निकाल ले, किसी दूसरे पेपर पे लिख लें। हाँ, एक कॉपी रखें, लिख ले। और उसको पेपर जब होता है बच्चा का, उसके पहले कहिए कि भाई बिना ये सॉल्यूशन देखे तुम इसी को बनाकर चले जाओ, कॉपी रिवाइज कर लो और उसके बाद ये जो क्वेश्चन मैंने दिया इसको सोल्व करो। मैं बता रहा हूं सर कि वह अगर क्वेश्चन सोल्व करके अगर बच्चा पेपर में चल जाए तो कसम से मैं कह सकता हूं कि उसका माने परफॉर्मेंस दुगुना हो जाएगा। मतलब ऐसा आपको लगता है कि जो हमने क्लास में कराया है बच्चों को वही कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल में, जबकि एग्जाम में तो और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं तो उनको कैसे वो कंट्रोल? हाँ, क्योंकि वह सोचेगा क्या। आप एक बात बताएं, पेपर में कुछ भी आ जाए उसका सोच का सोर्स कौन है? यू, आप है। अच्छा। तो आप जो बताएंगे वही सीखेगा वो। और वह आप क्या सिखाए, कंसेप्ट सिखाकर उस पर इलस्ट्रेट किए, एग्जांपल्स दिए, तो वह एग्जांपल अगर परफेक्ट है तो कोई भी पेपर सेट करेगा तो वह 80% क्वेश्चन तो उसी टाइप के आएंगे ना, तो बनेगा उससे। ये मैंने पेरेंट्स अगर करता है तो रियली में अपने बच्चे के लिए बेनिफिट पहुंचा सकता है। तो इसका मतलब कि पेरेंट्स भी इसमें कुछ योगदान दे सकता है। हाँ, पॉजिटिव इसको कहेंगे। ये पॉजिटिव अप्रोच हो गया पेरेंट्स के लिए। तो आई होप कि आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा, है ना। हम लोग का जो YouTube चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करिए और सर से और भी हम चीज़ें डिस्कस करेंगे टाइम टू टाइम और इन सब चीज़ों का आप लाभ उठाइए। और एक और बात बोल रहे हैं, आपके मन में कोई क्वेश्चन चल रहा है वो भी भेजिए कमेंट बॉक्स में, तो उस पर हम लोग छोटा छोटा वीडियो बना देंगे। क्वेश्चंस हमारे को अगर आपकी तरफ से मिलते हैं तो भी एक बहुत अच्छा चीज होगा। और कोई डिस्कशन करना है जैसे प्रॉपर वे में, तो उसके लिए कोई फी नहीं है। आप विज्ञान सर से भी मिल सकते हैं, हमसे भी मिल सकते हैं, DS सर केमिस्ट्री में उनसे भी मिल सकते हैं और आप प्रॉपर डिस्कस कर सकते हैं। उसके लिए एडमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। धन्यवाद।